मुझे एक बार फिर दरवाजे पर बजी घंटी सुनाई दी। मैं अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा तो पिज्जा की डिलीवरी देने के लिए आदमी आया था। मैंने उसे जोर से चिल्ला कर कहा, पुलिस को फोन करो, उसके पास चाकू है, 911 पर फोन लगाओ। लेकिन इससे पहले कि वो पिज्जा वाला मेरी बात को समझ पाता, कायल भागते हुए नीचे गया और दरवाजा खोलकर उस आदमी पर चाकू से हमला करने लगा। ये तो अच्छा हुआ कि पिज्जा देने आया वो आदमी कायल से काफी ताकतवर था। कुछ देर की लड़ाई के बाद वो कायल के हाथ से चाकू छीनने में सफल हुआ। पुलिस को बुलाया गया और उन्होंने कायल को अपने बेस्ट फ्रेंड के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का फोन आने पर मेरे पेरेंट्स भागते हुए मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझे गले लगाया और रोने लगे। मैं उनकी आंखों में अपने लिए डर देख सकता था। मेरे डैड ने पिज्जा वाले को मेरी जान बचाने के लिए अच्छे पैसे दिए। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि पुलिस को कायल के बैग से नींद की गोलियां, रस्सी और 3 और प्लास्टिक के बैग मिले। वो लड़का पूरी तैयारी के साथ आया था। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि उसके दिमाग में मुझे पिज्जा में नींद की गोलियां देकर सुलाने का प्लान था, ताकि वो जोशुआ की लाश से पीछा छुड़ा सके। जब भी मेरे पेरेंट्स को देर रात तक के लिए बाहर जाना होता है तो वो मुझे मेरी दादी के पास छोड़कर आ जाती है। अब वो कभी मेरे लिए कोई बेबी सिटर नहीं रखेंगे। कुछ हफ्तों पहले मेरे साथ जो हुआ उसे मैं अपने दिमाग से अभी तक नहीं निकाल पाया, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी निकाल पाऊंगा भी। मैं आपको शुरू से बताऊं, मेरा नाम जेक है। मैं एक बेबी सिटर हूँ और शहर से बस 1 घंटे की दूरी पर रहता हूँ। एक परिवार ने मुझे संपर्क किया। वो हाल ही में एक नई जगह से इस शहर में शिफ्ट हुए थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा जो 7 साल का था और एक बेटी जो 5 साल की थी। वो परिवार बात करने में काफी अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने उनके लिए काम करने का फैसला किया। जब उन्होंने मुझसे पहली बार बात की थी तो यकीन मानिए मुझे काफी अच्छा लगा था। मेरा मतलब है कि उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि छोटे कस्बों में बेबी सिटर को कितने पैसे मिलते हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था। जो पैसे वो मुझे दे रहे थे वो आम तौर पर मिलने वालों से 3 गुना ज्यादा थे, इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार था। मुझे उनके साथ फोन पर की हुई बात आज भी याद है। हेलो, मुझे तुम्हारे बारे में अपने एक दोस्त से पता चला है। हम इस शहर में नए हैं और हम एक बेबी सिटर की तलाश कर रहे हैं। क्या तुम काम करना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं हमेशा नए परिवारों के लिए बेबी सिटिंग करना चाहता हूँ। आपको मेरी जरूरत कब है? सुनो, तुम कल ही आ सकते हो। हमें एक डिनर पार्टी पर जाना है और बच्चों का ध्यान रखने के लिए हमें कोई चाहिए। काफी बढ़िया प्लान है। मैं आपको कल 6 बजे मिलता हूँ। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता तो मैं कभी उनके लिए बेबी सिटिंग नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो मुझे बात करने में बहुत ही अच्छे लगे थे और मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं अगले दिन थोड़ी देर में उनके घर पहुंचा। जिनसे मेरी फोन पर बात हुई थी उन्होंने ही दरवाजा खोला और मेरा स्वागत किया। हेलो, तुम जरूर बेबी सिटर होगे, राइट? जी हाँ, देर करने के लिए माफ कीजिएगा। प्लीज, कोई बात नहीं। उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी ऊपर तैयार हो रही है और बच्चे लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे हैं। उसने मुझे घर दिखाया और कौन सी चीज कहाँ है उसके बारे में बता दिया। फिर उसने मुझे बच्चों से मिलवाया। ये पहली बार था जब मुझे कुछ अटपटा लगा। एक बच्ची सोफे पर बैठी हुई थी और बिना पलके झपकाए टीवी ही देख रही थी। जब उसके डैड ने उसे मेरे बारे में बताया, उसके बावजूद उसने मुझे नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किन्हीं ख्यालों में खोई हुई है। दूसरी तरफ उनका बेटा अपनी जगह से कूदकर मुझसे मिलने आया और उसने बहुत ही जोर से मेरा हाथ पकड़ा। मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा टीवी। उस लड़के के अंदर की ऊर्जा कमाल थी। मुझे ना चाहते हुए भी उसको रोना पड़ रहा था, जबकि मुझे परिवार के बाकी लोगों को देखकर अजीब लग रहा था। उनके डैड ने मुझसे ये कहकर इजाजत दी कि उनकी वाइफ किसी भी वक्त नीचे आती ही है। कुछ ही मिनट के बाद मैंने घर के दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। मैं सोफे पर टीवी के बगल में जाकर बैठ गया और मैंने उससे पूछा कि वो क्या देख रहा है। उसने मुझे किसी शो का नाम बताया जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, और मैं सच कहूँ तो मैं उसकी बातों पर ध्यान दे नहीं रहा था। मेरा दिमाग कहीं और ही था। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो रहा था कि आखिर उनके डैड ने मुझे उनकी मॉम से क्यों नहीं मिलवाया। मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे कि वो चाहती ही ना हो कि मैं उनके घर आऊं। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इस बारे में ना सोचूं, लेकिन आप समझे कि मैं पहले से ही बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं टिमी से उसकी मॉम के बारे में पूछूंगा। मुझे वो अच्छी नहीं लगती। वो बहुत झूठ बोलती है, डैडी को गुस्सा आ जाता है। तुम उनसे मिलना चाहोगे? अभी तो वो घर पर नहीं है ना? बिल्कुल घर है, आओ चले। मैं उसकी बात सुनकर एक बार के लिए हैरान हो गया। फिर मैं समझ गया कि वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया।
मैं टीमी के पीछे पीछे ऊपर जाने लगा और वो मुझे हॉलवे के आखिर में बने एक दरवाजे तक ले गया। उसने हल्के से उस पर खटखटाया और फिर दरवाजा खोल दिया। मॉम, मैं आपको हमारे नए बेबी सीटर से मिलवाने आया हूँ। मेरी सांसें रुक सी गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। कमरे के बीच में एक बिस्तरा लगा हुआ था जिस पर एक औरत लेटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो करीब 30-32 साल की होगी और वो हद से ज्यादा पतली थी। उसके बाल सफेद हो गए थे और उन पर बहुत तेल लगा हुआ था। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हाथों से कुछ खाया होगा। उसके बारे में जो सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी वो थी उसकी आंखें। वो उनकी खोपड़ी के अंदर घुस चुकी थी और पूरी तरह काली हो गई थी। वो हिस्सा जैसा खोखला, बस 2 काले गड्ढे जो मुझे देख रहे थे। उस औरत ने अचानक अपना सर घुमाया और मुझे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस मुझे देख रहा। उसका मुंह थोड़ा सा खुला और उसने भारी आवाज में कहा, मेरी मदद करो। मैं चलाया और पीछे होने लगा। मेरा पैर एक कुर्सी से जाकर लगा और मैं जमीन पर गिर गया। मैं अपने पैरों पर वापस खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन टिमी मेरे आगे दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे और मैंने देखा कि उसकी बहन भी उसके साथ मिल गई थी। डैडी ने कहा है कि हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हारी मॉम को क्या हुआ है? मैं उनकी तरफ चलने लगा, उन्हें ऐसा दिखाने के लिए कि मैं उन्हें धक्का देकर पार करके निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं टिमी के हाथ में चाकू देखता हूँ, मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं। डैडी ने कहा है कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते, वरना तुम बाहर जाकर सबको मम्मी के बारे में बता दोगे। कभी कभी उन्हें इस तरह का नाटक करना अच्छा लगता है और अगर डैडी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। मैं उधर देखकर सोचने लगा कि ये कोई घटिया मजाक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सब सच हो, लेकिन ये सब सच था और मैं फंस चुका था। मैं जल्द ही कुछ सोचने लगा। मैं ध्यान से कमरे के चारों ओर देखने लगा और मेरा ध्यान खिड़की पर गया। मैं उसकी तरफ भागा और मैंने उसे खोल दिया। मैंने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि मैं तीसरी मंजिल पर हूँ। मैंने टिमी और उसकी बहन को पीछे से चिल्लाते हुए सुना और मैं घर की साइड पर बनी पतली छत पर चलने लगा। मैंने खुद को इस छत पर फेंका था, जिसकी वजह से अब मुझे छाती पर दर्द भी हो रहा था। मैं पीछे से उसे सुन सकता था। टिमी मेरे बहुत पास आ चुका था और हंस रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बस उस छत पर चढ़ गया था और मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में अभी भी चाकू था। मैंने उसे मुझसे दूर रहने को कहा, लेकिन इससे वो और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। मैंने अपना ध्यान वापस से आगे बढ़ने पर लगा। मैं छत के आखिर तक पहुंचने ही वाला था कि मुझे पैर पर चाकू के लगने का तेज दर्द महसूस हुआ। मैं चिल्लाया और चोट को पकड़कर उस छत की जमीन पर गिर गया। टिमी मेरे सर पर खड़ा था और मेरा साथ ऐसा करने पर बहुत मुस्कुरा रहा था। डैडी ने कहा है कि ये डिनर का टाइम है। भाड़ में जाओ। जितना जोर से हो सकता था मैंने उतने जोर से उसे धक्का लिया। उसके हाथ से चाकू छूटा। तेज प्रभाव की वजह से वो पीछे की तरफ गिरा और चिल्लाया। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती। मैं दर्द में वहीं पड़ा रहा और मदद मिलने का इंतजार करने लगा। बाद में मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा इलाज शुरू हुआ। मैंने टिमी या उसकी बहन को दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन मैं आज भी उस दिन के बारे में सोचता हूँ। कार्यवाही के बाद मिली जानकारी से मुझे ये पता चला कि वो आदमी अपने बच्चों और बीवी के साथ बुरा सलूक करता था। उसकी बीवी को कैंसर स्टेज 4 था और वो मौत के काफी करीब थी। और बच्चों को इस बात पर यकीन दिलाया गया था कि अगर कोई इस घर से बाहर निकला तो उनकी मॉम मर जाएगी। हालांकि मुझे इस कहानी पर विश्वास नहीं है। मुझे आज भी टिमी की बहन की आंखें याद हैं और मुझे आज भी रात में कभी-कभी उसकी हंसी की आवाजें आती हैं।